सभी छात्रों को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर ओम प्रकाश आर्य, असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत विभाग, महाराजा कॉलेज, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा, आज आप सभी का आज की कक्षा में स्वागत करता हूं। छात्रों, हम लोग पिछले कई दिनों से प्रथम वर्ष द्वितीय पत्र के लिए पाठ्यक्रम हेतु निर्धारित काव्य, इतिहास और व्याकरण, इनमें इतिहास के अंतर्गत हम लोगों ने अब तक पुराण, महापुराण, उपपुराण, पुराणों का संक्षिप्त परिचय, पुराण का लक्षण, महाकाव्य, गद्य काव्य, चंपू काव्य इत्यादि को पढ़ा है। आज इसके अंतर्गत हम लोग नाटक या नाट्य या रूपक के विषय में पढ़ेंगे। आइए समझते हैं, जानते हैं नाट्य क्या है, रूपक क्या है। वैसे तो नाट्य या रूपक को ही जनसाधारण व्यक्ति नाटक के नाम से पुकारता है। संस्कृत साहित्य में नाट्य का एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। नाट्य ही काव्य का वह अंग है जो दृश्य काव्य के अंतर्गत आता है। नाट्य शास्त्र का महत्व बताते हुए भरत मुनि कहते हैं कि विश्व का ऐसा कोई ज्ञान, शिल्प, विद्या, कला, योग और कर्म नहीं है जो इसमें न आता हो। इसमें अर्थात नाट्य के अंतर्गत न आता हो। इसके लिए उन्होंने अपने नाट्य शास्त्र में एक श्लोक दिया है जो इस प्रकार से है: न तज्ज्ञानम न तच्छिल्पम न सा विद्या न सा कला नासौ योगो न तत्कर्म नाट्येस्मिन् यन्न दृश्यते। यहाँ इस जो आपको प्रदर्शित किया जा रहा है इसमें यन्न पद, यत पद छूट गया है, आप लोग उसको सही कर लेंगे। दृश्य काव्य का ही सामान्य नाम नाटक है। काव्य के आचार्यों ने, काव्य शास्त्रियों ने काव्य को दो भागों में विभक्त किया है। दृश्य श्रव्यत्व भेदेन पुनः काव्यम द्विधा मतम दृश्यम तत्राभिनेयम तत् रूपारोपात्तु रूपकम। जैसा कि मैंने आपको बताया कि दृश्य काव्य का ही सामान्य नाम नाट्य है, और चूँकि अभिनेता अपने ऊपर अभिनीत पात्रों का आरोप कर लेते हैं, इसलिए नाट्य का ही दूसरा नाम रूपक भी है। नाट्य या रूपक को ही जनसाधारण नाटक के नाम से पुकारते हैं। इस प्रकार नाटक, रूपक या नाट्य का पर्याय सा हो गया है, ऐसा हम कह सकते हैं। नाट्य में दर्शक को अपनी कल्पना दौड़ाने की आवश्यकता नहीं होती। पर्दा उठते ही रसास्वादन प्रारंभ हो जाता है। यही कारण है कि जनसाधारण श्रव्य काव्य की अपेक्षा नाट्य से ही अधिक प्रभावित होता है। कालिदास ने भी नाट्य को भिन्न रुचि वाले लोगों के लिए एक सामान्य मनोरंजन का साधन बतलाया है। वे कहते हैं, नाट्यम भिन्न रुचेर जनस्य बहुधाप्येकम समाराधनम। यही एक ऐसा साधन है, अर्थात नाटक ही एक ऐसा साधन है जो दुखी, आर्त तथा श्रांत लोगों का मनोरंजन करता है। नाट्यशास्त्र में इसको बताते हुए भरत मुनि कहते हैं, दुःखार्तानां श्रमार्तानां शोकार्तानां तपस्विनां विश्रांति जननम कामे नाट्यम एतन्मया कृतम। इन सब कारणों से ही नाट्य को कवित्व की चरम सीमा, नाटकांतम कवित्वम, काव्येषु नाटकम रम्यम तथा काव्यों में सर्वाधिक रमणीय माना गया है। अब नाट्य
की उत्पत्ति कैसे हुई, तो इस विषय में भारतीय परंपरा के अनुसार नाट्य वेद की उत्पत्ति ब्रह्मा ने की तथा उसका पृथ्वी पर प्रचार भरत मुनि ने किया। भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र के प्रारंभ में लिखा है कि त्रेता युग में देवता लोग मिलकर ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी से उन्होंने मनोरंजन का कोई साधन प्रदान करने के लिए विनती की। तब ब्रह्मा जी ने ऋग्वेद से पाठ्य, सामवेद से संगीत, यजुर्वेद से अभिनय तथा अथर्ववेद से रस के तत्व लेकर पांचवें वेद नाट्य वेद की रचना की। ऐसा विश्वनाथ अपने नाट्य शास्त्र में कहते हैं। जग्राह पाठ्यम ऋग्वेदात् सामभ्यो गीतमेव च यजुर्वेदात् अभिनयान रसान अथर्वणादपि तस्मात् सृजा परम वेदम पंचमम सार्ववर्णिकम। अब हम लोग नाट्य या रूपक के भेदों को समझते हैं कि नाट्य के कितने भेद हैं या नाट्य को ही जो रूपक कहा जाता है उसके कितने भेद हैं। जैसा कि मैंने आप सबको प्रारंभ में ही बताया कि संस्कृत में नाटक के लिए मौलिक शब्द नाट्य या रूपक है, नाटक नहीं। जनसाधारण नाट्य या रूपक को ही नाटक कहते हैं। नाटक तो रूपक का एक भेद है। वैसे संस्कृत नाट्य को दो भागों में विभाजित किया गया है, मुख्य और गौण नाम से। मुख्य से अभिप्राय है रूपक और गौण से अभिप्राय है उपरूपक से। साहित्य दर्पण के रचयिता विश्वनाथ ने रूपक के 10 भेद किए हैं, जो इस प्रकार से हैं। नाटकम अथ प्रकरणम भाण व्यायोग समवकार डिमाह इहा मृगांक विथ्य प्रहसन मिति रूपकाणि 10। ऐसा ये 10 भेद आचार्य विश्वनाथ ने अपने साहित्य दर्पण में दिया है। नाटक, प्रकरण, भाण, व्यायोग, समवकार, डिम, इहा मृग, अंक, वीथि और प्रहसन, ये 10 रूपक के भेद हैं। नाटक, डीम, व्यायोग, समवकार तथा अंक ये प्रसिद्ध कथा वस्तु का इनमें उपयोग होता है, जबकि प्रकरण, भाण, प्रहसन और वीथि में काल्पनिक इतिवृत्त होता है। इहामृग में मिश्रित वृत्त पाया जाता है। नाट्य या रूपक के ऊपर लिखित भेदों में नाटक, प्रकरण तथा भाण ही अधिक प्रचलित हैं। नाटक का नायक राजा होता है, इसमें 5 से 10 तक अंक होते हैं, जबकि प्रकरण का नायक अमात्य, विप्र या वणिक होता है तथा इसमें 10 अंक होते हैं। शूद्रक रचित मृच्छकटिक प्रकरण का उदाहरण है। जो नाटक रूपक के जो 10 भेद हैं उनमें एक प्रकरण है, तो उस प्रकरण का उदाहरण है मृच्छकटिक। भाण की विशेषता यह है कि इसमें एक ही पात्र होता है जो आकाश भाषित की सहायता से नाटकीय घटनाओं का प्रकाशन करता है, जैसे वत्सराज का कर्पूर चरित। इन तीनों भेदों में भी नाटक ही सर्वाधिक लोकप्रिय व प्रचलित हुआ है। यह इसी तथ्य से प्रमाणित हो जाता है कि आजकल संपूर्ण दृश्य काव्य के लिए नाटक शब्द का ही प्रचलित प्रयोग है, नाट्य या रूपक का नहीं। अब उपरूपक। साहित्य दर्पण के लेखक आचार्य विश्वनाथ ने उपरूपक के 18 भेद किए हैं, परंतु इनका उल्लेख नाट्यशास्त्र आदि प्राचीन ग्रंथों में नहीं मिलता है। ये उपरूपक के 18 भेद इस प्रकार से हैं। नाटिका, षट्टक, त्रोटक, गोष्ठी, नाट्यरासिक, प्रस्थान, उल्लाप्य, काव्य, प्रेक्षण, रासक,
संलापक, श्रीगदित, शिल्पक, विलासिका, दुर्मल्लिका, हल्लीस, प्रकरणी तथा भाणिका। इस तरह से उपरूपक के 18 भेद होते हैं। परंतु इन 18 उपरूपक के भेदों में नाटिका ही सबसे अधिक प्रचलित हुई है। इस तरह से हमने संक्षेप में नाट्य रूपक या नाटक के विषय में जाना, समझा और नाट्य के भेदों को भी समझा। आप सभी लोगों ने ध्यानपूर्वक सुना, समझा, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। पुनः एक नए विषय के साथ आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।